तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम और आदाब। इस वक्त हम डाक बंगलो डोडा के अंदर मौजूद हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद आज एमएलए डोडा महराज मलिक से मुलाकात हुई और हमने मुनासिब सोचा कि इनसे आज रूबरू होके वो गुफ्तगू करें, वो बातचीत करें, जो लोगों के सवालात हम तक भी पहुंचते हैं और जो लोग इन तक जो है वो बात पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त जो आपने टाइम दिया। आप मुझे बताइए, जिस तरह से आपने प्रोग्राम बनाया था किश्तवाड़ का, किश्तवाड़ जो एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो डोडा का ही डिस्ट्रिक्ट था वो भी, लेकिन आज जिस तरह से आपको वहां पर मना किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इतना जो वहां पर मना करना या बाकी रैलियां करना, ये किस तरह का आपको ये दिखाई दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ ताउन नहीं दे रही या एडमिनिस्ट्रेशन आपसे डर रही है? देखिए, नशे के खिलाफ 100 दिन का प्रचार कर रहे हैं। कई लोगों को, कई बच्चों को नशे का पता ही नहीं है, लेकिन रोज रोज 100 दिन उनको नशे के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। और उसके अलावा हमारा प्रोग्राम किश्तवाड़ के अंदर 1 महीने पहले का था और मुझे लगता है नशे को रोकने के लिए नहीं, महराज को रोकने के लिए साजिशें हो रही है। याद होगा आपको, जब मैं जेल से आया बिल्कुल, तो डोडा के अंदर भी उनका शेड्यूल बना। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो दफा लगाया गया, लोगों को रोका गया, आखिरी लम्हे में फिर प्रोग्राम हुआ। आज फिर भी पता था 5 तारीख का प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को उतारना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज को उतारना पड़ा एलजी, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। तो उसको सामने रख के महराज को रोकना है, नशे को नहीं रोकना है, महराज को रोकना है। लेकिन लोग इसका जवाब पूरी ताकत के साथ देंगे और आने वाले कल में जो हमारा शेड्यूल कश्मीर का है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख तक जो हमारा समय है उसमें हमें परमिशन दी जाएगी। दूसरा सवाल, जिस तरह से कल यहाँ पर गुंदना के जो एक्स बीडीसी है, उन्होंने बहुत सारे सवालात खड़े किए और उन्होंने कहा कि ज़मीनी सतह पर एमएलए के कोई भी काम नहीं हो रहे। आज तक जो आप जेल थे, यानी कि जेल के अलावा अगर बात करें तो आप बाहर हैं, तो ये काम जो है कर रहे हैं या सिर्फ आप सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं? लोगों का जवाब मैं देना ही नहीं चाहता हूँ। सवाल जनता के हूँ तो मैं जवाब दे हूँ। सरकार बैठी हुई है, सरकार में बैठे लोग जो हैं उनका तो मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं जिसका जिम्मा उमर अब्दुल्ला सरकार ने उठाया है, बहुत सारे सवाल खड़े हैं। असेंबली का सेशन लगेगा, लोग जानते हैं, मैं कश्मीर का दौरा कर रहा हूँ, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। अगर वहाँ आवाम के मसाइल का हल हो रहा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा हुआ था, आज वोट नहीं है, आज यकजा होगी, आवाम इकट्ठी होगी, अपनी ताकत का एहसास कराएगी जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, और जम्मू कश्मीर का मकसद क्या है, किस मकसद से हमने वोट दिया था। अब देखेंगे आने वाले कल में, मैं कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहा हूँ, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ, 20 डिस्ट्रिक्ट को टच करेंगे और वहाँ के हालात भी देखेंगे। हमारा अगर काम नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर मैं यहाँ का एमएलए हूँ और एमएलए के होते हुए हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है तो उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या उमर अब्दुल्ला के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहे? ये चीज़ें, ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। बिजली का बहरान है, बिलों का बहरान है, किसका है? उमर अब्दुल्ला का है। यहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है, ज़मीनी सतह पर अगर फेलियर रह रहा है तो किसका है? क्या खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सवाल उठ रहे हैं? नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उठ रहे हैं और ये सवाल उठेंगे बड़े पैमाने पे और बड़े ताकत से उठाए जाएंगे। आपने डोडा टाउन का भी विजिट किया होगा। इस वक्त जो सूरत हाल वो बनी है, जहां पर गंद के अंबार जो है हर गली चौराहे पे देखे जा रहे हैं। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो कई दिनों से हड़ताल पे हैं। तो इस टाउन को जो है किस तरह से देखते हैं? ये गंद जो है आज लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान मोदी का सपना है। सरकार ने जिम्मा उठाया था जो कैजुअल लेबर से उनको परमिट करेंगे। गंदगी उठाने का काम लोग करते हैं, लेकिन उनको पैसा, उसकी अदायगी नहीं मिल रही है, उनको परमिनेंट नहीं किया जाता है। उनके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी। सरकार मेरे हाथ में नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बात उन लोगों से पूछे जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में वो कलम है जिस कलम से वो फैसला कर सकते हैं। ये सवाल उनको पूछना चाहिए। और रही बात साफ सफाई की, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास है, मैं यहाँ के मुलाजमों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ आपका एमएलए उठा रहा है हर जगह। बाकी जगहों पे लोग प्रोटेस्ट करें,
जहां के एमएलएज नाअहल हैं, निकम्मे हैं, कहीं पे एनसी के लोग हैं, कहीं भाजपा के लोग हैं, कहीं पीडीपी के लोग हैं। अगर वो आम लोगों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, इन बेरोजगार या रोजगार में बैठे, ये तो ना रोजगार में कह सकते हैं ना बेरोजगारी में कह सकते हैं, ये तो वो लोग हैं जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। इनकी अदायगी के बारे में अगर बात नहीं हो रही है तो मुझे लगता है इनको खाली उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रोटेस्ट करना चाहिए या वहां पर ये कचरे के ढेर लगाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो कर्मचारी है, मैं चाहता हूं कि जो म्यूनसिपलिटी के लोग हैं वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश रहेगी, मौदबाना गुजारिश, कि वो लोग अपना काम करें और जो आप लोगों ने मुझे ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल मैं पूरी तरीके से करूंगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। आपका काम नहीं है प्रोटेस्ट करना, आपका चुना हुआ नुमाइंदा मैं हूं, मैं आपकी वकालत करूंगा। लेकिन अगर आप शहर को गंदा करेंगे तो यकीन मानिए ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि साफ सफाई का काम नहीं होगा तो इससे लोगों की जानें भी जा सकती हैं और वो जिम्मा आप नहीं उठा सकते हैं, वो काम आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उम्मीद भी करता हूं कि वो लोग स्ट्राइक को ख़त्म करेंगे और जो उनका काम है वो अपना काम करें और उनकी लड़ाई महराज लड़ने जा रहा है। जिस तरह से आपने शुरू में ये कहा था कि हम एजुकेशन सिस्टम को जो है बहुत अच्छा करेंगे या बेहतर करेंगे, अस्पताल का निज़ाम जो है वो बेहतर करेंगे, क्या लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का या स्कूलों का देखकर आपको लग रहा है कि तब्दील हुआ है या उसमें कोई बेहतरी करने की ज़रूरत है थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जो कर रहा हूं आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के, मैंने कहा कि जो मेरा टेन्योर रहेगा यहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे हटके होगी। अब लिख लीजिए मेरी बात, चाहे मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, बड़े किसी मिनिस्टर पोस्ट पे नहीं हूं, लेकिन एक चुना हुआ नुमाइंदा हूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लाऊंगा। और ग्रीनरी आप देखेंगे, जहां से डेवलपमेंट होगी, जहां से रोजगार होगा, उसके अंदर रिफॉर्म आपको दिखेंगे। 2-4 चीजों पे मैं फोकस हूं, जिससे एक तो रोजगार भी बनेगा और तालीम, आने वाला कल जिससे हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, उस पे काम करूंगा। ये सवाल अभी आपका जायज़ है कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन 5 साल के अंदर आप खुद कहेंगे कि यकीनन महराज ने एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लाया और सबसे बेहतरीन एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया। और आप देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे, इस बार बड़े पैमाने पे इसी साल मुझे लगता है बड़े पैमाने पे बदलाव एजुकेशन के अंदर आएगा। देखिए, मेरी एक कोशिश है, यहाँ पर पोस्टें इतनी वेकेंट हैं, वैकेंसीज इतनी है, उसका जो है भरपाई करने का काम सरकार के पास है, सकीना इत्तू के पास है, लेकिन वो तो बोलेगी नहीं। अब मुझे बताइए कि वहां उन पोस्टों को फिल कैसे करूं। मैं स्मार्ट क्लासरूम बना रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड दे रहा हूं, ताकि बच्चा भी अपनी तालीम खुद हासिल कर सके। वो क्लिक करेगा, वहां पर पूरा सिस्टम होगा, ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो आसानी से वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि मैं वो वैकेंसीज को फिल कर रहा हूं जो वैकेंसीज गवर्नमेंट ने फिल करनी थी एक टीचर की हैसियत से। अब जब तक ये टीचर देंगे या ना देंगे, तब तक मैं अपने बच्चों को महरूम नहीं रख सकता हूँ। मेरी पॉलिसी क्लियर है, आने वाले कल के बारे में, जैसे मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित बनाएंगे, विकसित नहीं शिकस्त बना रहे हैं। क्योंकि आप मुझे बताओ, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? तालीम को इन्होंने आखिरी पैमाने पर रखा है। तालीम का मरकज इनके जहन में है ही नहीं कि एजुकेशन को बेहतर करेंगे। आप देखिए कितने गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। विकसित तभी होगा जब शिक्षित होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और एजुकेशन पर मैं फोकस करूंगा। चाहे दुनिया तेल की कमी की वजह से, जंग के हालात से पिछले दौर में आ जाए, सड़कें सुनसान हो जाएंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, जहाज नहीं चलेंगे, ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन एजुकेशन तब भी चाहिए। अगर आप पुराने तर्ज पे दुनिया को देखेंगे, जैसे अभी जंग का माहौल है, तेल की किल्लत है, सड़कों पे जब गाड़ियां तभी चलेंगी जब तेल होगा। जब तेल का ये जो कुएं हैं या जो एक इलाका है, जैसे अरब इमारात इसमें एरिया से, जहाँ से ईरान वगैरह यहाँ से तेल आता है सऊदी अरब से, अगर इन इलाकों को बंद किया जाएगा तो यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? अगर पुराने दौर के हालात दुनिया के अंदर फिर से आएंगे, लेकिन दौर तो वही आएगा, पुराना दौर होगा, लेकिन तालीम उस दौर के अंदर भी थी और आज भी उसकी ज़रूरत है। दुनिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन तालीम हर वक्त की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस दौर के अंदर भी एजुकेशन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए इन लोगों ने पॉलिसी क्या बनाई? पूछना चाहता हूं 12 साल के इस
बीजेपी की सरकार से। इन्होंने देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते थे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उनको बिछोना आज तक इन्होंने दिया, उनको आज तक उन्होंने छत नहीं दी, रूम नहीं दिए, डेस्क नहीं दिए। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लाएंगे, कब पढ़ाएंगे, जब दुनिया जो है चांद से ऊपर का रास्ता खोज रही है। इन लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा और महराज उस पर काम करेगा। बिना एजुकेशन के आप विकसित नहीं बना सकते। किसी भी देश ने आज तक तरक्की नहीं की, चाहे किसी भी दौर में उठा लीजिए, जब जहाज नहीं थे लेकिन एजुकेशन थी। आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से मीडिया पे आपने सवालात उठाए थे, कहा था कि मीडिया के जो लोग हैं, यानी कि मीडिया के अंदर जो काम करते हैं, उनको रोज़गार जो है मेरी वीडियोस की या मेरा इंट्रो लेने से चलता है। क्या आपको ये लगता है कि कोई मीडिया वाला आपके पास आता है और वीडियो जो उसकी अपलोड होती है, फिर उसके बाद रोज़गार चलता है, पैसे आते हैं? ये सवाल कुछ हमें भी थोड़ा सा उल्टा, पहले सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए और उसको बर्दाश्त करने का म्यादा होना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मीडिया में इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा रोजगार बने। ये रोजगार का जरिया है, चाहे आप मीडिया में चला रहे हैं, चाहे कोई और चला रहा है, चाहे बड़े बड़े चैनल, कोई खैरात में तो ये काम करता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे कहने से किसी की वीडियो चलती है या उसका रोजगार बनता है, तो आपको क्या लगता है मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ या मैं इंटरव्यू देता हूँ? क्यों देता हूँ? मैं इसीलिए तो देता हूँ, मैं अपना योगदान जिंदगी में देना चाहता हूँ। मैं तो सियासत के मैदान भी आया हूँ लोगों को फायदा देने के लिए। जिस पोस्ट के लिए जा रहा हूँ वहां से मैं आवाम की बेहतरी चाहता हूँ। रोजगार क्यों ना दूं? अगर मेरी बातों से किसी को रोजगार मिल रहा है तो बुरा क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीडियो अगर आपकी नहीं चलेगी तो आप माइक लेके क्या करोगे? जब आपको लोग ही नहीं सुनेंगे तो आप भी बेकार में किसी का इंटरव्यू लेने क्यों जाओगे? आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियोस चले, कुछ नई बातें आए, कुछ ऐसी बातें हों जिसको लीडर की बातों को लोग सुने और आपका भी रोजगार चले। मेरा तो मकसद है आम आदमी को उसका अधिकार देना, रोजगार के वसाइल पैदा करना। आपको नहीं लगता है अब जिस मकसद के लिए मैं बढ़ रहा हूं, मुझे आगे जाकर पॉलिसी बनानी, किसके लिए? ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए बेहतर मुस्तकबिल, सुन लीजिए, रोजगार के वसाइल खोलने हैं मुझे। अगर मीडिया में आप काम कर रहे हैं तो अगर आपकी वीडियोस नहीं चलेगी तो आप दिन भर क्या करोगे? शाम को अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगे? अरे कम से कम व्यूज तो आए। अगर पैसा नहीं कमा रहे हो, आपके दिल को तो सुकून मिले कि हमारी वीडियो जो है चल रही है। ऐसा नहीं है, ये सोचने वाले लोग अलग हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि महराज मलिक अगर जेल में था तब भी तो वो रोजगार तो हमने नहीं कमाना है भाई, ऐसी वीडियोस निकालनी पड़ेगी। यहाँ के खिलाफ हो जो मैं अपनी जुबान से नहीं, आने वाली नस्लों को बेहतर रोजगार देने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इसमें बुरा नहीं है कि अगर मेरी वीडियो चलती है तो रोजगार मिलता है। आप नहीं चाहोगे कि आपको रोजगार मिले? अगर मेरी वीडियोस चल रही है या व्यूज आएंगे या इससे इनकम आएगी तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो बोलना ही नहीं चाहते। मैं तो आपको घंटों तक बात करता हूँ। आपने देखा कभी छोटा मीडिया वाला है या कोई बड़ों से मुझे थोड़ा सा परहेज है, लेकिन ये जो पोर्टल वाले हैं उनके साथ मैं कैसे बात करता हूँ? मैं तो घंटों बात करता हूँ और मैं ऐसे जवाब नहीं देता हूँ हेलो हाय, वो 2 मिनट की वीडियो चलाते हैं, उसमें क्या व्यूज आएंगे? उसमें क्या काम करोगे आप? है ना, बहुत सारी चीजें जो समझनी पड़ेंगी। हर महाज पे हम चाहते हैं बेहतर मुस्तकबिल लोगों का बने। जिस तरह से अब सवाल हमारे पास भी लोगों के आते हैं, नौजवान नस्ल एक थी 2014 के बाद, वो अब बहुत परेशान हो चुके हैं। पीएचडी करके, एमफिल करके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी एज भी निकल चुकी है। वो चाहते हैं कि एक बार अगर उनकी एज रिलैक्सेशन मिले, जब आप ऐवान में जाएंगे, जब आप इस वक्त इक़्तिदार में, क्या उनकी बात भी होगी? डेली वेजर्स की बात होगी, कैजुअल लेबर्स की बात होगी? एक बात बताओ, मैं अगर स्कूलों की बात करता हूँ, मैं हॉस्टल की बात करता हूँ, मैं रोजगार की बात करता हूँ, मैं बिजली की बेहतरी की बात करता हूँ, मैं सड़क की बेहतरी की बात करता हूँ, करप्शन के खात्मे की बात करता हूँ, क्या ये बातें सरकार में बैठे उन लोगों ने आवाम से नहीं की? उन लोगों ने आवाम से नहीं की? क्या वो लोग नहीं जानते? क्या उमर अब्दुल्ला इस बात से वाकिफ नहीं है कि हमारा नौजवान बेरोजगार है? जब पिछले 12 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ के हालात क्या हैं। उन लोगों ने कौन से वोट लिए हैं? आप एक महराज से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा उठाने की बात कर रहे हो। जो ताकत में है, इनको नशा ताकत का है। क्या इनको नहीं पता है बेरोजगारी कितनी है? इनको नहीं पता है कि हमारे नौजवानों की उम्र कितनी निकल चुकी है? 12 साल से हालात क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर?
और आज ये पावर में है और आज मुझे इनको बताना पड़े। एक आम आदमी पॉलिटिक्स में आया है, एमएलए बना है, वो इनको जाकर समझाए ये बात। जवान उम्मीद रख रहे हैं आपसे, जवान चाहते हैं कि महराज मलिक हमारी आवाज उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने वोट लिया, मेरे अलावा किसी ने वोट नहीं लिया, ये जो 60 एमएलए हैं एनसी के, क्या इनको नहीं पता है हमने किस मकसद से वोट लिया? किसी ने कहा था उमर साहब से महराज ऐसे बात नहीं करे, क्यों ना करो, उसने झूठ बोला। उसने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री दूंगा, उसके दौर में बिजली का रेट क्या था और आज क्या है। इतना आप मतलब उमर साहब हैं तो हैं, मैं मानता हूं चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरा कब करेंगे? अरे कब करेंगे? जो नौजवानों के हालात इस वक्त हैं, जो तालीम याफ्ता इस वक्त बेरोजगार हैं, जिनको नशे की लत लगाई है, रोज रोज बोलेंगे नशे को मुक्त करेंगे। अरे मुक्ति तो हमें वहां से चाहिए जहां से ये ड्रग्स आ रहा है। अरे यहां तो कोई चिट्टे का कारोबार है नहीं, ये तो बाहर से आ रहा, माफिया को खुला छोड़ दिया, यहाँ पे कारोबार हो रहा है और इसको लेने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान है। और वो लोग हैं जो बड़े बड़े घरों के हैं, लाले हैं, जिनके पास माल है, वो इस नशे को ले रहे हैं। और ये उमर अब्दुल्ला को पता नहीं चल रहा है कि नशा क्यों हो रहा है? नशा बेरोजगारी की वजह से है। एक आम आदमी जब पढ़ता है या अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो इस हाल में नहीं है। इतनी तालीम हासिल करने के बाद, 20-25 साल लगाने के बाद, उसको जब कहीं रास्ता नहीं दिखता है तो वो अपना गम छुपाने के लिए नशा ले रहा है। और ये शौक अमीरों का रहा है। आज भी मिडिल क्लास से ऊपर के लोग नशे को ले रहे हैं। आपको क्या लगता है चिट्टे का कारोबार या बिजनेस या नशा एक आम आदमी ले रहा है? नहीं। नशे की दुकानें, इन्होंने शराब की दुकानें खोल ली। ये तो इनको हद खत्म है। आप देखिए वहां पर एक्टर जो है सियासत का काम कर रहा है, ये तो खानदानी सियासतदान है। वहां पर उसका क्या काम था? मेरे जैसे आदमी का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं था। जब इन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, मेरा जैसे आदमी को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। आज एक्टर जो है, कल तक फिल्मों में एक्टिंग करता था, आज वो सियासत के मैदान में आकर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। और उमर अब्दुल्ला खानदानी पैदाइशी सियासतदान, और आज भी इसको समझ में नहीं आ रही है। तमिलनाडु में हो सकता है, लेकिन इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा सिलसिला, उनको ये खोपड़ी में बात नहीं बैठ रही है। और जम्मू कश्मीर के लोग बोलेंगे उमर साहब जिंदाबाद, कब तक बोलेंगे? अरे एक्टर से सीखो जिसने उम्र भर एक्टिंग की है, नाटक में काम किया उसने, और आज वही नाटक करने वाला आदमी हकीकत में जमीनी सतह पे बदलाव ला रहा है। और ये खुद को बोल रहे हैं हम सियासत के खिलाड़ी हैं, ये खानदानी सियासतदान है। ऐसी सियासत को महराज मानता ही नहीं है। और यकीन मानिए अगर एक एक्टर ऐसा कर सकता है, महराज इतना अहल है, महराज इतनी ताकत रखता है। और जिस आदमी के साथ मैं खड़ा हूं, उसने दिल्ली के अंदर दुनिया के बेहतरीन स्कूलों को बनाकर दिखाया, उसने दुनिया के बेहतरीन हॉस्टल को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिखाया, जिसको देखने के लिए अमेरिका जैसा मुल्क दिल्ली के अंदर आता है। और ये गधों की जमात जब आती है, आपको क्या लगता है अगर मैं बनूं, केजरीवाल मुझे स्कूल बनाने से रोकेगा? क्या मुझे केजरीवाल बिजली फ्री देने से रोकेगा? अरे इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में हूं। मैं जानता हूं अगर कांग्रेस में होऊंगा कभी नहीं देगा, भाजपा में होऊंगा वो रेवड़ी का नाम देते हैं। लेकिन जो बेवड़ों का काम है वो तो ये खुलेआम करते हैं। बेवड़े बनाने हैं वो तो चलेगा, लेकिन रेवड़ी हम फ्री में दे रहे। बाकी इनका जो तांडव है वो दुनिया देख रही है। ये लोगों को जिस दिन समझ आ जाएगी सियासत एक काम है, ये एक दुकानदारी है, इसको उसी हैसियत तक रख लीजिए, इसको उतनी ही अहमियत दे दीजिए। आप धर्म को साथ सियासत को मत जोड़े। मैंने कहा असेंबली के अंदर 60 मुसलमान है, 60 में से एक आदमी बताइए जिसको इतनी सुन्नत की दाढ़ी है, जिसको एक मुट्ठी दाढ़ी है, और इनको हम इस्लाम के ठेकेदार मान ले, मुसलमानों के ठेकेदार मान ले। अरे इनका काम था सड़क बनाना, हॉस्टल बनाना, लोगों को रोजगार देना, यह है इनका काम। और किसी भी धर्म के अंदर, सियासत के अंदर, मुझे लगता ही नहीं सियासत के अंदर धर्म है, और धर्म के अंदर सियासत कहां से है? अरे हम जब पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाएंगे, आप इतिहास को पढ़ेंगे तो धर्म के अंदर सियासत नहीं है, सियासत के अंदर धर्म नहीं है, बस इंसानियत है और अपने मुल्क की बेहतरी है। और ये लोग कौन सा पाठ पढ़ाते हैं यार जो ये लोग मान रहे हैं? आज मैं कह रहा हूं, मुझे आज वोट नहीं चाहिए, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूं, हर नौजवान से मिलूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट के दरवाजे को खटखटाऊंगा, और वहां से एक आवाज को बुलंद करेंगे। दावे के साथ बता रहा हूं, सरकार नहीं है, वोट नहीं चाहता हूं, लेकिन जमीनी सतह पर इनको बदलाव करने पे मजबूर करूंगा। अगर कश्मीर के नौजवान इकट्ठा हो गए और इनको पता चलेगा कि आवाम की सोच बदल रही है, इन्होंने वोट की ताकत से हम नहीं दिखाएंगे। पहले हम वोट देते थे, अब 5 साल के बाद दिखाएंगे कौन जिंदा रहा कौन नहीं रहा। वोट का एहसास
और ताकत का एहसास वक्त वक्त पर महराज इनको कराएगा। जो सत्ता में होगा अपने वादे पूरे करवाएगा, वरना वो तो वक्त और होगा, लेकिन यहाँ के हालात भी बदलते हुए देर नहीं होगी। आखिरी सवाल है आपसे, आपने सीएम बनने का भी दावा किया था, आप मुझे बताइए बीजेपी ने वो हथकंडे अपनाए, आर्टिकल 370 तोड़ा, स्टेटहुड छीन ली, उसके बाद भी वो सीएम नहीं बन पाए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं सीएम बन सकता हूं? देखिए महराज वो आदमी है, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। डिलिमिटेशन भी सुन लीजिए, ये मत बता दीजिए आप, फिलहाल तो आप डोडा के हैं, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए मैं इस मुकाम पर कैसे खड़ा हूं। मैं सिर्फ 6 साल पावर में रहा और 12 साल जो मैंने झेला है उसके पीछे एक जिंदगी है, और उस जिंदगी का खिलाड़ी महराज अकेला था। इतनी बड़ी ताकतों का मुकाबला, इतने बड़े बड़े पहाड़ों का मुकाबला महराज तब करता था। आज तो अल्लाह के फजल से दुनिया जानती है। और आप कह रहे हैं एक एक्टर चीफ मिनिस्टर बन सकता है जो एक्टिंग करता है। अरे हमने तो 12 साल रगड़ा खाया है, 6 साल से हम ताकत में है और आवाम के साथ इंसाफ किया है और मुस्तकबिल बेहतर बनाने का दावा भी करता हूं। आप इंसान की हैसियत उसके शहर से नहीं कर सकते, आप उसके शहर से उसकी हैसियत नहीं मालूम कर सकते। मैं किस जगह का हूं वो जरूरी नहीं है, मुझे बनाने वाला मेरा रब है, जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। इंसान बड़ा बेहतरीन है और मुझे मेरे रब ने बनाया है। किसी भी कोने का हूं, ये इलाके की सियासत छोड़ दीजिए। अरे खरीदारी अगर मुझे करनी होगी, कश्मीर के अंदर मकान बना सकता हूं, जम्मू के अंदर बना सकता हूं, दिल्ली के अंदर बना सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों का जहन अभी भी गलत फहमी में है। यहाँ अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 बरस राज किया, यहाँ मुगलों ने 600 बरस राज किया। बाहर से वो अच्छे ज़हीन लोग थे, काबिल कहीं का भी हो सकता है, काबिल कहीं का भी हो सकता है, बस उसके हाथ में इख्तिदार दे दो। वरना महराज को कौन जानता था? जब मैं एमएलए बना कैसे लगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, एक सोच के साथ आया हूं मैं, और मुझे कहीं किसी वहां कारखाने में बनाकर किसी ने नहीं भेजा है। मेरे पास एक विजन है और उस विजन के लिए मैंने मेहनत की है। 12 साल एनसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, पीडीपी बीजेपी के खिलाफ, और आज जो पीएसए लगा है उसकी जो फाइल तैयार हुई है वो कई सालों से तैयार हो रही थी। जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं अकेला था, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, मेरा गांव साथ नहीं था, तब टकराने की जुर्रत करता था। आज तो एक फील्ड मिला है, एक मौका मिला है जहां महराज को दुनिया जानती है। और आने वाला कल, मैंने कहा ग्राउंड में खिलाड़ी, जैसे क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते बेस्ट को उठाकर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, फिर सिलेक्टर्स होते कि 11 और 16 में कितने लोग जाएंगे, वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम लेनी। अगर उसमें से इंतखाब सही प्लेयर्स का हो गया, आप यकीन मानिए मैच का मजा भी आएगा और देश का नाम भी रोशन होता है। वही बात मेरी है। खिलाड़ी तो महराज सियासत का बड़ा है, लेकिन अब तय करना है सिलेक्टर आवाम होगी, लेकिन उसके लिए वक्त है। लेकिन आज के हालात को बेहतर करने के लिए मैं कह रहा हूं, अपोजिशन भाजपा नहीं कर सकती है। अपोजिशन करने के लिए आवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा और महराज उसका एक साथी है, और ये आवाज़ बड़े पैमाने पे गूंजेगी। कश्मीर का दौरा है, पूरे जम्मू कश्मीर का, शुरुआत अनंतनाग से होगी। फिलहाल तो किश्तवाड़ का 5 तारीख का है। मैं पूछना चाहता हूँ, नशे को रोकने की बात करते हैं, लेकिन महराज को रोकने की बात हो रही है। लोग समझदार हैं। 5 तारीख का मेरा प्रोग्राम है, मैं कल बात करूंगा, अगर परमिशन होगी तो 5 तारीख किश्तवाड़ से हमारी शुरुआत होगी। उसके बाद आप देखेंगे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रोग्राम होंगे। असेंबली जब लगेगी, क्या आवाज उसी तरह से गूंजेगी? लोगों का कहना है कि थोड़ी सी आवाज ये तब्दीली हो चुकी है। ये सवाल नहीं है आपका, नहीं, जिस तरह से लोग कहते हैं टोन चेंज हो गई है। जो लोग कहें मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी सवाल आपका नहीं कि आप क्या करोगे। वो तो वक्त आएगा, आप वक्त का इंतजार कीजिए। सवालात वो रहें जो मायने रखें किसी बात का। जैसे मैंने कहा, मैंने वो जिंदगी पीछे वाली मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे कल चाहिए, और मैं अलग किस्म का सियासतदान हूँ, अलग किस्म की सोच रखता हूँ, और विजन ही अलग है। यहाँ पर महराज को समझने के लिए समझदार होना पड़ेगा इन लोगों को। और जो हमारी सोच है, मुझे नहीं लगता है इनका क्या काम है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारा विजन क्या है वो सबके सामने क्लियर है। चलिए, आप देख रहे थे इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त महराज मलिक एमएलए डोडा जुड़े हुए थे, और आज ये जेल से छूटने के बाद पहला इंटरव्यू जेके न्यूज़ अपडेट के तरफ से आपको दिखाया जा रहा था। और ये इनका दौरा जब कश्मीर का होगा, ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ से भी बराह रास्त आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की बात जो होती है वो इनसे पूछने की ज़रूरत होती है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है और इनके पास भी लोगों का आना जाना रहता है। फिलहाल बने रहिए नई अपडेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।